हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज लेकर आया हूँ क्वेश्चन आंसर का एक नया वीडियो। जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है वह 10वीं के सिविक्स का चैप्टर 3 है जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर में 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं उन सभी प्रश्न उत्तर के विषय में इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 के लिए ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर के विषय में चर्चा किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से उसे देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। एक बेहतर क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है इसके विषय में मैंने पहले क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट वीडियो में चर्चा किए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वह हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर वीडियो था। आप उसे देखें और इसे बेहतर तरीके से समझें। तो क्वेश्चन आंसर पर विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक भेदभाव जो होता है उसकी उत्पत्ति होती है। सामाजिक भेदभाव किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो उसके दो प्रमुख कारण क्या है? तो समाज में जितने भी भेदभाव उत्पन्न होते हैं, जितने भी लोग में अंतर उत्पन्न होता है, उसका दो प्रमुख कारण है। पहला है जन्म पर आधारित और दूसरा है पसंद या चुनाव पर आधारित। हम सिर्फ इस आधार पर उस समुदाय के सदस्य हो जाते हैं जिसमें हमारा जन्म हुआ होता है। हम उस समुदाय के कह सकते हैं जन्म लेते हैं, इसलिए हम उसका अंग हो जाते हैं और ये सामाजिक भेदभाव को उत्पन्न करता है। दूसरा है पसंद। अगर हम आगे चल के हमें कह सकते हैं हमें शिक्षित होते हैं, हमें बुद्धि होती है और हम अपने मन से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हम अपने मन से किसी भी धर्म, व्यवसाय, खेल इत्यादि का चुनाव करते हैं। तो इस आधार पर हम अपने पसंद या चुनाव के आधार पर किसी दूसरे समुदाय या समूह का अंग हो जाते हैं, किसी दूसरे सामाजिक हिस्से का अंग हो जाते हैं और ये भी क्या करता है? सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करता है। तो ये दो कारण है, पहला जन्म पर आधारित और दूसरा पसंद या चुनाव पर आधारित समाज में भेदभाव की उत्पत्ति होती है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में विभिन्नताओं को दर्शाने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। हम सभी जानते हैं भारत में विभिन्नताएं हैं, बहुत ही ज्यादा अंतर है, लेकिन ये कैसे दर्शाया जाता है? पहला जातीय भिन्नता, दूसरा भाषाई भिन्नता, तीसरा धर्म की भिन्नता यानी धर्म के आधार पर भिन्नता। भारत में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, आर्य, अनआर्य, मंगोल, मुगल, पारसी। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे देश में जातीय भिन्नताएं हैं। भारत में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है, लगभग 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और 1500 अन्य भाषाएं ऐसे हैं जो भारत में बोली जाती है। तो इस प्रकार से भारत में भाषाई भिन्नताएं मौजूद हैं। धर्म के आधार पर भिन्नता, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लामिक धर्म। तो इस प्रकार से विभिन्न तरह के धर्म भारत में मौजूद है। ये सब क्या दिखाता है? भिन्नताएं दिखाते हैं, जो किसी न किसी रूप में विभेद या सामाजिक अंतर का कारण बनता है, जो सामाजिक भेदभाव को उत्पन्न कर सकता है। परंतु फिर भी हम सभी मिलकर कर रहते हैं और भारत अनेकताओं में एकता है, ढेर सारी विविधताओं में भारत एकता का प्रतीक बन के रहता है। सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की लिखिए। यानी देखिए, समाज में विभाजन उत्पन्न होता है तो सामाजिक विभाजन राजनीति का परिणाम तय करता है, राजनीति को बदल सकता है, राजनीति में पलट फेर कर सकता है। तो ये कैसे कर सकता है? आपको 3 कारण बताना, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। तो लोगों में राष्ट्रीय पहचान की भावना के प्रति विश्वास। अगर लोग राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा नहीं देंगे तो वो क्या कर सकता है? राजनीतिक परिणाम को बढ़ावा दे सकता है, राजनीति में सामाजिक विभाजन उत्पन्न कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम किसी जाति धर्म से बाद में संबंध रखते हैं, पहले हम भारत से संबंध रखते हैं, इसलिए हम क्या है? भारतीय हैं और ये क्या है? हमारी राष्ट्रीय पहचान है। राजनीतिक दलों का संविधान के दायरे में रह करके कार्य करना, यानी कि राजनीतिक दल ऐसा नहीं करे कि किसी खास समुदाय, अपने जाति धर्म या समुदाय का ही हित का कार्य करे। तो ऐसे में क्या होता है? वे संविधान के दायरे को पार कर देता है। इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल का पहला कार्य होता है कि वो संविधान में जिस प्रकार का वर्णन किया गया है उसी दायरे में रह करके कार्य करेंगे, तो एक राष्ट्र के हित में होगा जो सामाजिक विभाजन को उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए राजनीतिक दलों का यह दायित्व होता है कि वो सामाजिक दायरे में रह करके कार्य करें। सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रुख अपनाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक कल्पना कीजिए कि एक कोई वर्ग ए है और एक कोई वर्ग बी है। ओके, ए वर्ग का मानना है कि मेरे मोहल्ले में चापाकल लगे ताकि पानी की समस्या जो है वह खत्म हो। दूसरे में बी चाहता है कि मेरे मोहल्ले में टावर लगे ताकि
यहाँ पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क सही से नहीं रहता है, वह सही से रह सके। अब यहाँ पर ये जो सरकार है, इसको निर्णय लेना है कि दोनों में नेसेसरी क्या है, क्या नेटवर्क जरूरी है या पानी जरूरी है। तो यहाँ पर पानी जरूरी है, भले ही यह समुदाय इस सरकार से संबंध रखता हो या नहीं रखता हो, लेकिन सामाजिक वर्ग के प्रति रुख कैसा है ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। क्या पहले सरकार टावर लगवाती है या पानी की समस्या को सुलझाती है। इस तरह से ये वो कारक है जो सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करती है। इसीलिए हमें सबसे पहले राष्ट्रीय एकता को, और दूसरा संविधान के दायरे में, और तीसरा सामाजिक वर्गों के प्रति रुख को अपनाना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक विभाजन को कम करने के लिए। लोकतंत्र क्या है, पहला प्रश्न है। यहाँ पर दो तरह का प्रश्न पूछा गया है। पहला पूछा कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, और दूसरा ये कितने प्रकार का होता है। इसके विषय में आपको कुछ बातें संक्षेप में लिखना होगा। लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है। यानी कि जनता खुद ही अपना शासन करती है और अपने शासन के लिए वो क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और इसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अब ये जो सरकार चुनने की प्रक्रिया है अलग अलग प्रकार से होती है, और उस आधार पर लोकतंत्र को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला जो लोकतंत्र है उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा जो लोकतंत्र है उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें जनता स्वयं शासन में भागीदारी होता है, यानी कि जनता ही शासन करती है। अब अगर आपके देश में राष्ट्रपति है या फिर आपके देश में प्रधानमंत्री है, वो कौन है, एक आम जनता है जो जिसको आपने चुना है और वो आप पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाती है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीका से क्या होता है, यानी कि आप सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी शासन है उसको नहीं चुनते हैं, आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि अपने सब में से जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं मुख्य होता है या जो सबसे ज्यादा चर्चित होता है उसको चुनता है, और उसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चयन करता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष तरीका कहते हैं। जैसा कि भारत में है, स्विट्जरलैंड और कैंटन जैसे देशों में प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, जिसमें सरकार का चयन वो डायरेक्ट करते हैं। तो ये क्या प्रक्रिया है, ये वो प्रक्रिया के आधार पर लोकतंत्र का प्रक्रिया यानी कि लोकतंत्र का प्रकार है, और इस आधार पर लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा पार्ट है ये खत्म होता है, जिसमें मैंने 3 और 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर के विषय में चर्चा की है। यहाँ पर ये खत्म नहीं होता है, इसके अलावे मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आऊंगा। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें, और मुझसे पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। जल्दी ही मैं पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर विस्तार से और भी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।